डॉक्टर साहब, गुज़श्ता हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2.21 एसएस तक का कारोबार हुआ, जो बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में जो है ना वो रिकॉर्ड बना है। फिर इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 4% ग्रोथ के बाद के पाकिस्तानी जो सरमायाकार हैं, ताजर हैं, आम आवाम है, बड़ी उम्मीदें हैं इनकी कि हुकूमत जो बजट लेके आएगी उसमें उनके लिए रिलीफ होगा। फिर हमने ये भी देखा कि कोरोना क्राइसिस के बावजूद जो जीडीपी ग्रोथ है, ये भी बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है इन आदाद शुमार को कि कोविड में इतने क्राइसिस के बावजूद हुकूमत ये दावा कैसे कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि 4% ग्रोथ को जिस तरीके से हुकूमत जो है वो इसको जस्टिफाई कर रही है, तो क्या वाकई ये इस हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज़ का ही नतीजा है डॉक्टर साहब? और यकीनन आप समझते हैं कि इसके असरात ये 2021 के जो बजट होगा उसमें भी हमें नज़र आएंगे? देखिए, जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि ये जो जीडीपी एक्सपेक्टेड जो रेट दिया गया है इस माली साल का 3.94, इसके पीछे वजह क्या है? और इसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं। एक जो है वो आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के जिस तरीके से बाकी दुनिया में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस तरह का लॉकडाउन करने की रोज़ अव्वल से मुखालफत की और इकॉनमी का पहिया जो है वो चलता रहा। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा एनसीओसी का जो एक पॉजिटिव रोल रहा है कोविड को कंटेन करने में। अभी तक अगर आप देखें तो वही वेरिएंट पाकिस्तान में, वही इंडिया में, वही बाकी जगहों पे, लेकिन पाकिस्तान में जो ये कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ अदारों और मुख्तलिफ शोबों के दरमियान, कोविड और कोविड से मुतल्लिका चीज़ों की सप्लाई हो या उसकी ट्रीटमेंट हो, तो ये दो चीज़ें जो थी ये तो एक मेजर फैक्टर के तौर पे रहीं। उसके अलावा अगर आप तीसरा फैक्टर मुझसे पूछें तो वो इस साल गंदम की कटाई के बाद मौसम का अच्छा होना था कि अमूमी तौर पे गंदम की कटाई के फ़ौरन दौरान या फ़ौरन बाद बारिशें और ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू होता था, जिसमें कटी हुई गंदम या खड़ी गंदम जो है वो उसका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता था। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की चीज़ नहीं हुई और आपकी गंदम की जो फसल है वो एक रिकॉर्ड पैदावार हमें मिल गई। और चौथी इसमें चीज़ जो है वो पिछले साल का लो बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल के नंबर जो हैं वो इतने लो थे कि जब भी उस पर पॉजिटिविटी आती तो वो नंबर जो है वो जाहिर है कि आपको परसेंटेज टर्म में अच्छे लगते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शुबा है कि हुकूमत जो 3.94 का दावा कर रही है उस दावा वाकई दुरुस्त है। उसमें मुझे तो कम से कम मतलब कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बिल तरतीब 1.5 और 1.3% का अंदाज़ा लगाया था हमारी ग्रोथ रेट का, तो ये जो चीज़ें सब आप बता रहे हैं ये इन्हीं की वजह से जो है ना वो ग्रोथ आप कह रहे हैं ये बढ़ी है। हाँ, देखिए ना, वर्ल्ड बैंक ने तो ये अंदाजा भी लगाया था कि रेमिटेंसेस 20% कम होंगी, जबकि इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी अंदाजा यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की तरफ से लगाया गया था कि कोरोना के साथ साथ एक ग़ज़ाई बहरान बड़ा शदीद किस्म का पैदा होगा। शुक्र है कि यानी पाकिस्तान में जो है खुर्दोनोश की अशिया महंगी ज़रूर हुई, लेकिन वो जो किल्लत का शिकार था, जिस तरह के अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग जो थे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लूटने पे मजबूर थे खाने पीने की चीज़ों के लिए, क्यूज़ लगी हुई थी, तो पाकिस्तान में उस तरह का तो कोई सीन सामने नहीं आया ना। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, ये हुकूमत 19 अरब डॉलर के जो करंट अकाउंट खसारा है इसको 900 मिलियन सरप्लस करने में जो कामयाब हुई है, बहुत से लोग इस पर ये भी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन बात कर रही है कि इनका जो कोरोना का जो इन्हें बड़े पैसे मिले थे, कोरोना के फंड्स मिले थे, ये उधर इन्होंने इस्तेमाल करके तो अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज करने की कोशिश की है। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो करंट अकाउंट खसारा हमारा काम हुआ है, हुकूमत इसका बड़ा क्रेडिट ले रही है? देखिए, ये ऐसे नहीं होता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसको होता क्या है? वो ये होता है कि आपके पास टोटल डॉलर आए कितने और आपने टोटल डॉलर बाहर कितने भेजने हैं, ये होता है करंट अकाउंट के टोटल जो थे डॉलर इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर वो आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो, बाहर हमने अदायगियाँ ज़्यादा करनी हो, तो वो आपका डेफिसिट में खसारे में चला जाता है। अगर अदायगियाँ कम करनी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो रेमिटेंसेस जो है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आपके पास है, फॉरेन एक्सचेंज उधर से आया है। दूसरा जो इम्पोर्ट थी वो कम है। इम्पोर्ट कम होने की वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है जब वो कम होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। तीसरा, पिछले 1 साल से चूँकि टूरिज़्म बिल्कुल बंद है, जो पाकिस्तानी जो
अपर मिडिल क्लास थी या जो अपर क्लास थी, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते थे, जो लोग इस ज़ियारतों पे जाते थे, हज और उम्रा के लिए जाते थे, वो अपने साथ डॉलर्स लेके जाते थे। तो अब जाहिर है कि पिछले 1.5 साल से चूंकि उस तरह वो नहीं हो रहा, तो उसका भी फायदा हुआ है, वो डॉलर भी आपके पास पड़े हैं। हाँ। तो ये तो बिल्कुल उस इल्ज़ाम में कोई वो लॉजिक नहीं है कि हुकूमत ने कोरोना फंड के पैसे लेके और उससे अपना सरप्लस जो है वो दिखा दिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़राई शोबे में ग्रोथ में कमी की जो ख़ास वजह ज़ाहिर है ये कॉटन पैदावार में बताया जो जाता है, जो नंबर्स शेयर किए जाते हैं वो है कि 22.8% कमी है, जो 13 मिलियन बेल से कम होकर सिर्फ 6.5 मिलियन बेल्स तक होगी। मतलब कि कॉटन में हमारी बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी हुई है और ज़ाहिर है इसका डायरेक्ट लिंक है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब हुकूमत ने आइंदा माली साल कॉटन की पैदावार का जो हदफ रखा है 10.5 मिलियन बेल्स का रखा है। क्या ये आसान टारगेट है? ये आसान टारगेट इस सूरत में बनेगा, देखिए कि अगर जो कि वफाकी हुकूमत, मुझे उम्मीद है कि अपने बजट में एग्रीकल्चर पे एक पैकेज रखे और कॉटन के लिए कुछ खसूसी चीज़ें जो है वो भी रख रही हो, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हुकूमत कितनी जल्दी इनपुट्स जो है वो मुहैया कर पाए। ये डिपेंड करेगा कि जो बीज हैं उनके सिर्फ खालिस बीज जो है उन्हीं को उगाया जाए। कॉटन सेक्टर में बदकिस्मती से ये हो रहा था पिछले कई सालों से, सिंध में भी और जनूबी पंजाब में भी, कि वहाँ पे जो नाकस बीज फराहम करने वाली कंपनीज थी उनकी बहुतात हो गई थी और किसान जो है वो ये सोच के कि ये एक अच्छा बीज है, अनसर्टिफाइड बीज वो लेके उसको उगाते थे, जिससे कि उनके जो प्रोडक्शन है वो कम होती थी। प्लस इसमें मौसमी तगय्युर जो है वो भी शामिल है कि आपको कॉटन के लिए मौसम किस किस्म का चाहिए, क्या उसमें बारिश जो है वो किस स्टेज पे मुनासिब है, किस स्टेज पे मुनासिब नहीं, क्योंकि उससे जो कीड़े का हमला है वो डायरेक्टली उसके साथ रिलेट करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉटन जो है वो उसका हमारी पैदावार कम हुई। लेकिन मैं तफसील में जाए बगैर, क्योंकि बाकी तफसील तो बजट में आ रही होगी, ये ज़रूर बता सकता हूँ नाजरीन को कि एग्रीकल्चर पे एक वफाकी हुकूमत जो है, हालांकि एग्रीकल्चर सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन वफाकी हुकूमत, और मुझे उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें भी कुछ उसमें करेंगी, इस पर एक स्पेशल जो है पैकेज अनाउंस कर रही होंगी और मुझे उम्मीद है कि कॉटन के लिए भी कुछ इंसेंटिव जो है। सर आखिरी सवाल का जवाब दे दें। महंगाई अभी भी डबल डिजिट्स में है सर। दूसरी तरफ आपको नए टैक्सेस भी नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना है। महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ बगैर टैक्सेस लगाए आप रेवेन्यू कैसे अपना बढ़ा सकते हैं? देखिए, जो डबल डिजिट वाली बात है तो थोड़ी सी उसमें तस्सीह में करने की ज़रूरत है। महंगाई नापने के बहुत से तरीके होते हैं। जब इन्फ्लेशन की जो हम बात करते हैं वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, जो कि 8% पे है इस वक्त, उसमें बतदरीज कमी आ रही है। एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है SPI, जो कि सर खाने पीने की, सर बुनियादी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की खाने पीने की अशियाएं हैं, उसमें बहुत महंगाई है सर। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि महंगाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डबल डिजिट वाला है ये नहीं है, ये मंथ टू मंथ वेरी कर रही होती है। जो CPI है वो कम है। अब देखिए महंगाई के दो फैक्टर्स हैं ना। कुछ चीजें हैं जो कि इंपोर्ट होके आती हैं, वो तो अगर महंगी बाहर उनका इंटरनेशनल रेट महंगा होगा, वो आपको ड्यूटी भी देनी है, आपको टैक्स भी करना है, वो तो समझ में आता है। दालें, जो खुर्दनी तेल है, इवन पेट्रोल प्राइसेस अगर बाहर बढ़ती हैं तो उसका यहाँ पे असर पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। पिछले साल जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ, चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, वो प्योरली गवर्नेंस के इशूज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे। मौजूदा जो है उसने उसका इतराफ़ भी किया और मुझे उम्मीद है कि इस साल गंदम की जो खरीदारी हो रही है या इस साल चीनी की कीमतें, हुकूमत उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।